हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। तो हमने पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था। तो ये इसका पार्ट टू है। और मैंने कहा था कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप ये वीडियो देख लेते हो। बहुत डिटेल्ड वीडियो है। तो जो भी पार्ट टू को देख रहे हो और जिन्होंने भी पार्ट वन नहीं देखा है तो वो आप पहले पार्ट वन देखो, क्योंकि मैंने उसमें कुछ बेसिक टर्म्स कराई हैं जिसका पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता होगा तो आप इस वीडियो को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह को समझाऊंगा। तो प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स जो मैंने बताए हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये ओवरव्यू है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, तो किसी ने नहीं पढ़ी हैं तो जाके पढ़ो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हमने पढ़ा था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने देखा था कि आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंसी जो होती है वो मैंने बताया था आपको कि 1 से 8, मतलब आउटर सेल में सपोज़ 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से यहाँ तक जो होते हैं ये इनकी जो वैलेंसी होती है, जैसे इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी वैलेंसी 2 होगी और इसकी वैलेंसी 3 होगी। क्योंकि ये अपने जैसे ये इस पे 3 है आउटर में तो ये 3 के 3 दे देगा। अब ये 4 है तो इसका डिफरेंट केस रहता है, इसको 4 की ज़रूरत होती है, शेयरिंग करता है ये। अब जैसे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 लेता है, इसलिए इसकी भी वैलेंसी 3 है। इसको 2 चाहिए होते हैं, इसकी वैलेंसी 2 है। इसको 1 चाहिए होता है तो इसकी वैलेंसी 1 है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रॉपर्टीज़ को समझना है पीरियोडिक टेबल की। ठीक। फिर हमने देखा था कि भाई ये हमारे जो क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल है, जिसमें ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं इसको हम ग्रुप कहते हैं, नीचे वाला ये जो मतलब कॉलम है इसको हम पीरियड कहते हैं। तो सॉरी, इसमें क्या हो गया कि जो ये पार्ट है जैसे ये वाला कॉलम वाला पार्ट है इसको ग्रुप कहा जाएगा। और अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, मतलब ये 3 4 उसके बाद 5 6 7, ये इस तरीके से अगर आप रो में चलोगे तो वो पीरियड कहलाता है। फिर हमने इसमें बताया था कि भाई ये मेटल्स कहलाते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। और ये वाला जो पार्ट है वो नॉन मेटल होता है, जिसमें कुछ ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है। तो ये मोटा मोटी हमने डिस्कस किया था और हमने इसमें बताया था कि ये वाला जो पार्ट है ये नोबल गैस कहलाता है, क्योंकि ये क्या है, इनर्ट गैसेज हैं। क्योंकि इनका अपना जो आउटर सेल होता है वो पूरा होता है, तो इसलिए बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैस भी कहा जाता है। किसी से ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूँ कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है। देखो, अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन को सबसे पहले नंबर पे रखा गया है। और अगर आप देखोगे तो ये जो है जो ग्रुप 1 है उसमें रखा गया, मतलब पहला ग्रुप जो है उसमें हाइड्रोजन को सबसे पहले रखा गया। फिर उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ठीक है, इस तरीके से सीसियम, फ्रेंसियम, ये सारे फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, जिसमें से पहला हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की थोड़ी सी बात मैं करूँगा। देखो, हाइड्रोजन सबसे पहला फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसको एल्कली ग्रुप में सबसे ऊपर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। और मैंने बताया था एटॉमिक नंबर का मतलब जिसके पास या तो एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रल में एक प्रोटॉन है। मतलब वही सिंपल है। आप एटॉमिक नंबर का मतलब हो जाता है कि उसके पास कितने प्रोटॉन की संख्या है, उसके पास कितने प्रोटॉन है, और अगर वो न्यूट्रल एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी हम देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 है तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो 1 है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब मैंने बताया कि इसके नीचे ही जैसे कौन सा है? सोडियम है। ठीक है। पोटेशियम हो गया। तो ऐसे कई सारे हैं। जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो इसमें हमने देखा था कि भाई 2 बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा और लास्ट में 1 रह जाएगा। तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर हमने इसे क्या करा, जो फर्स्ट वाले ग्रुप में रख दिया, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सबका 1 है। अगर इसका 2 होता हाइड्रोजन का तब हम इसको यहाँ पर कहीं रखते। ठीक है। 2 होता तो सॉरी यहाँ पर रखते, इनर्ट गैस में चला जाता। 3 होता तो यहाँ पर रखते। ठीक है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पर है कि ये तो मैंने बता दिया कि आपको ये हाइड्रोजन को क्यों रखा गया ग्रुप में। फिर उसके बाद क्या है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है
हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है ये एल्कली ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ से मैच नहीं करती हैं। क्यों मैच नहीं करती हैं? क्योंकि एल्कली ग्रुप में क्या होता है कि जैसे आप देखोगे वहाँ पर हमको मिलेंगे कि वो सारे जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, उनका जो रिएक्शन होता है या काम करने का तरीका होता है या उनके जो ऑक्साइड नेचर होता है वो बेसिक तरीके का होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का कुछ भी उस एल्कली ग्रुप के किसी भी चीज़ से मैच बहुत ज़्यादा नहीं करता है। क्यों मैच नहीं करता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी कम होता है, तो कम होने की वजह से उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसलिए जब भी हम कभी एल्कली ग्रुप की बात करते हैं, एल्कली ग्रुप मतलब इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये वाला ग्रुप हो गया, ये वाला ग्रुप हो गया, तो एल्कली ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो हम हाइड्रोजन को कभी कंसीडर नहीं करते। आप देखोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यहाँ से चालू किया जाता है। ठीक है, तो ये है। अब इसके अंदर एक चीज़ और जानने वाली ये है आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के भी आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स मैंने बताया था ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम रहता है, लेकिन उन्हीं में ही एटॉमिक मास जो होते हैं अलग अलग भी पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा था क्लोरीन 35 और 37। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हाइड्रोजन है उसमें भी क्या होते हैं, मेनली 3 तरीके के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटियम, एक को हम कहते हैं ड्यूटेरियम, एक को हम कहते हैं ट्राइटियम। ट्राई का मतलब 3 होता है तो आप इससे याद रखोगे, ड्यू का मतलब 2 होता है, प्रो का मतलब 1 होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो इसमें देखो होता क्या है, प्रोटियम में जो होता है उसके अंदर क्या रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, सबका एटॉमिक नंबर 1 है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसके पास केवल एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं रहता है, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 रहता है, मास जो वैल्यू है उसकी। अब ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक तो एटॉमिक नंबर फिक्स है, लेकिन इसके पास क्या होता है, एक प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 2 हो जाता है। सिंपल इसके पास ट्राइटियम के पास में क्या रहेगा, इसके पास एक प्रोटॉन रहेगा और 2 न्यूट्रॉन रहेंगे, तो ये ट्राइटियम कहलाता है। तो ये आइसोटॉप्स हैं, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये मेन है जो एग्ज़ाम में पूछता है कि जैसे जब हम पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पर कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है पीरियोडिक टेबल में, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। तो पीरियड्स मैंने यहाँ पर बता दिया कि जब आप यहाँ से यहाँ पे मूव करते हो, मतलब ऐसे मूव करोगे लेफ़्ट टू राइट, मतलब जो सिंपल एक रो है उसकी जब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तब क्या चेंजेस आते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछता है। तो सबसे पहला चेंज वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हम देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैंने बताया था कि जो भी आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। लाइक जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिया है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये वाला ये है, ये तीसरे नंबर का जो रो है, पीरियड है, इसको मैंने लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी, ये हटा दे रहा हूँ एक बार। ये जैसे सबसे पहले सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, आर्गन, ये वाली मतलब मैंने जो क्या कहते हैं रो है वो ली है पीरियड। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चेंजेस कैसे होता है, देखो इसमें मैंने क्या कहा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में, एक मिनट, हाँ, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाते हो, क्योंकि लेफ़्ट क्या था पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पर सोडियम था, फिर दूसरे में मैंने दिखाया मैग्नीशियम था, फिर कुछ आगे चलकर मैंने दिखाया एल्युमिनियम था, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस। तो यहाँ पर आप देखते हो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13 है, तो इस तरीके से बढ़ रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं इसका निकालने के लिए कहूँ तो आप कहोगे कि 2 में 2 भरेगा पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में 8 भरेगा और फिर तीसरे वाले में 1 भरेगा, तो आउटर में इसके पास 1 बच गया, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। इसका आप निकालोगे तो 2, 8, 10, 2, 12, इस पर 2 है। इसका निकालोगे 2, 8, 10, 3, 13, तो इस पर 3 है। तो जब आप इस तरीके से निकालोगे, इसमें आप 1 पाओगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाओगे, इसमें 3 पाओगे, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7 और 8। तो मैं कह सकता हूँ कि जब आप पीरियोडिक टेबल में
वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो क्या करता है, जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो इंक्रीज़ करता है, यही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है वैलेंसी। तो वैलेंसी मैंने बता दिया था, वैलेंसी क्या होता है कि वो डिपेंड करता है, अगर वो 4 से नीचे है तो जितने इलेक्ट्रॉन आउटर में है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है, लेकिन अगर वो 4 के बाद है, लाइक 15 है, 16, 17, 18 है, तो इस टाइम पर ये क्या करते हैं, जैसे इसका 15 है तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो 2, 8, 10 और 5, 15 हो जाता है। तो ये 5 किसी को देगा नहीं, ये किसी से 3 ले सकता है, तो 3 इसको चाहिए, ये 3 गेन करता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। सेम यहाँ पर करोगे तो इसको 2 चाहिए होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है और इसकी 1 हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब वैलेंसी रहेगी 1, इसकी वैलेंसी रहेगी 2, इसकी वैलेंसी रहेगी 3, इसकी रहेगी 4, फिर इसकी दोबारा से 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। और फिर ये इनर्ट गैस है तो इसके पास तो आउटर में मतलब ऐसा कुछ रहता ही नहीं है कि इसको पेयर होने की ज़रूरत पड़े, क्यों, क्योंकि इसका पूरा हो जा रहा है ये, तो यहाँ पर 0 हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैं लेफ़्ट से राइट मूव करता हूँ तो शुरू में 1 से 4 तक तो ये इंक्रीज़ करता है, 1 से 4 तक, फिर उसके बाद ये दोबारा से डिक्रीज़ करके 4 से 0 हो जाता है। यही इसमें कहा गया है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज़, कि एटॉमिक साइज़ जो होता है वो कैसे वेरी करता है जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। देखो, जो एटम का, अगर मैं इसकी एक छोटी सी वो बताऊं कि क्या होता है, कि जैसे ये एक एटम है पूरा, तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर इसके पास न्यूट्रॉन है और क्या है, प्रोटॉन है, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, मतलब नेगेटिव चार्ज है इसका, और जो प्रोटॉन है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। तो ये क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो अगर यहाँ पर सेंटर में प्रोटॉन ज़्यादा रहेंगे तो इसके खींचने की पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींच पाएगा। तो जब ये ज़्यादा तेज़ी से खींच पाएगा तो ये जो सेल होते हैं ये अंदर की तरफ थोड़े और आ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो रेडियस है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है ये एटॉमिक रेडियस है, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, इसके खिंचाव की वजह से कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जैसे साइज़ में जो एटम है, एटम में अगर जो उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उनमें प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन बढ़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपने आउटर सेल और इनर सेल, जितने भी सेल हैं उसके इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के पास में रहता है और उनकी जो रेडियस होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ऑन मूविंग, अगर जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो जो साइज़ होता है एटम का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जबकि उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है बट उनका साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे सोडियम का, जब देखोगे 186 आपको मिलेगा, इसका देखोगे 160 मिलेगा, इसका देखोगे 143 मिलेगा, और जब लास्ट में जाओगे आप तो इसका देखोगे 98 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें इतने ही ज़्यादा जो क्या कहते हैं प्रोटॉन वगैरह हैं वो उसको खींच ले रहे हैं, तो उनका एटॉमिक रेडियस अपने आप कम हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, देखो दो तरीके के कैरेक्टर होते हैं, एक एलिमेंट जो होता है उसमें मेटल का प्रॉपर्टी पाया जाता है और किसी में नॉन मेटल का प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है ये, हर एक जो एलिमेंट होता है ना उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर। पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव कहने का मतलब है कोई सा भी बंदा जो कुछ भी उधार दे सकता है। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर एक मैन एक्स है और एक वाई है, इसके पास 500 रुपये पड़े हैं। ठीक है, तो अगर ये 500 रुपये इसको दे दे,
अगर ये 500 रुपये इसको दे दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज प्लस आ जाता है, और अगर इसने इससे लिया 500 रुपये तो इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसने इसको दिया, मतलब ये नियम है भाई, इसने इसको दिया तो ये क्या हो जाता है, मतलब इसका इस पर वो लाइबिलिटी बन जाती है, और वाई जो है जिसने लिया इस पर ऋण आ जाता है। तो ये अगर लेगा तो इस पर माइनस का चार्ज होगा, और ये अगर देगा तो इस पर प्लस का चार्ज होगा। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, ऐसे बंदे जो देते हैं, मतलब अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करें, ऐसे एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट को, एटम को, तो उनको हम कह देते हैं कि उनका नेचर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, मेटल्स हैं, वो प्रॉपर्टी मेटल्स कहलाती है, जो बंदे इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। और ऐसे बंदे जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मतलब जो उधार ले सकते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? दो चीज़ें मैंने बताई कि अगर कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है तो वो मेटल होता है, उस टाइम पर उसका नेचर मेटलिक होता है, और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कहलाता है। इसी के ठीक उल्टा अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नॉन मेटेलिक कहलाता है, और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है। इसी से पूरी चीज़ें डिफाइन हम करेंगे। कैसे? देखो, देखो सिंपल, यहाँ पर जैसे इसकी देखो, इसका अगर मैं बताऊं, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, क्लियर है, और इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8 है। और अगर मैंने अभी कहा कि वैलेंसी की अगर मैं बात करूं, इसकी वैलेंसी है 1, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 4, इसकी है 3 2 1 और 0। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो भाई इनको इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, ये जैसे सोडियम है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो +1, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो +1, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है स्टेबिलिटी के लिए तो +2, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है स्टेबिलिटी के लिए तो +3, और ये 4 वाले जो होते हैं ये जनरली किसी दूसरे 4 वाले को खोज के उससे पार्टनरशिप कर लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब इसके पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इस पे 3 का नेगेटिव हो जाएगा, इस पे 2 का नेगेटिव हो जाएगा, इस पे 1 का नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो इनर्ट गैस है, इनका कोई सीन ही नहीं है। तो अभी मैंने कहा कि जो बंदे दे सकते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, उनमें मेटेलिक नेचर होता है, तो क्लियर है। और जो बंदे ले सकते हैं वो नॉन मेटल कहलाते हैं, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है। तो अगर मैं कहूँ कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये जो नेचर है, मतलब देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला नेचर, ये क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इसको 1 रुपये ही देना है तो इसका दुख जो है ना वो कम है, लेकिन इसको 2 रुपये देने हैं, इसको 3 रुपये देने हैं, तो इसका ना दुख ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये आसानी से दे सकता है, ठीक। तो इसका सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर पाया जाएगा क्योंकि ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देता तो ये भी है, देता तो क्या है, देता तो ये भी है, लेकिन इसको 3 देने पड़ते हैं, तो इसलिए ये इजीली नहीं देता। तो मेटेलिक कैरेक्टर तो इसका भी देखने को मिलेगा आपको, लेकिन कम देखने को मिलता है। क्लियर है? ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इसके उल्टे की अगर मैं बात करूं, किसकी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर इसको 3 एलिमेंट की जरूरत, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहां पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहां पर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो किसी से 3 रुपये उधार लेना, किसी से 2 रुपये उधार लेना और किसी से 1 रुपये उधार लेना, कौन सा इजी है? 1 रुपये उधार लेना सबसे इजी है। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना सबसे ज़्यादा इजी होगा, इसलिए ये सबसे नॉन मेटेलिक में पाया जाएगा और इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है,
तो अगर मैं कहूं कि आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक नेचर पाया जा रहा है, ये इजीली किसी का भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसका कैरेक्टर, तो इसकी जो प्रॉपर्टी हो गई नॉन मेटेलिक की, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है मेटेलिक कैरेक्टर? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला जो कैरेक्टर है वो कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला कैरेक्टर वो बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कैरेक्टर कम होगा तो उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। ये मैं आपको पिछले ही स्लाइड में समझा चुका हूँ। देखो होता क्या है, कोई सा भी एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव कब होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव तब होगा जब वो आसानी से किसी को भी इलेक्ट्रॉन देकर या किसी को भी इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी स्टेबिलिटी को बनाएगा। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 2 देने हैं, इसको 3 देने हैं, इसको 4 के साथ पार्टनरशिप करनी है, इसको 3 लेने हैं, इसको 2 लेने हैं, इसको 1 लेने हैं और इसको लेना ही नहीं है। तो ये तो रिएक्टिव ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, इसको और इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है, तो इसके लिए बहुत आसान है एक इलेक्ट्रॉन देना। तो इसका मतलब ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, लेकिन ये मेटल है। इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो इसके लिए इनके कंपेयर में काफ़ी आसान है एक इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये क्या होगा, ये भी हाईली रिएक्टिव होगा, लेकिन ये नॉन मेटल है क्योंकि ये ले रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करोगे, यहाँ से यहाँ तक मूव करोगे, तो उस केस में जो रिएक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्टिविटी, वो क्या हो जा रही है, डिक्रीज़ हो जा रही है। फिर जब आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, फिर ये दोबारा से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस। केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज होती है, फिर दोबारा से इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की और गेन करने की टेंडेंसी क्या है। आई होप मैं ये भी आपको समझा पाया होऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखो अब क्या होता है, जो मेटल होता है, ये मैंने बताया कि भाई ये वाले जो होते हैं मेटल प्रॉपर्टी होती है, ये मेटलॉइड्स में चला जाता है, ये नॉन मेटेलिक में चला जाता है। तो जो मेटल होते हैं वो जब क्या करेंगे, मतलब उनका जब किसी के साथ रिएक्शन होगा, जब वो ऑक्साइड्स वगैरह बनाएंगे किसी के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन वगैरह इन सब के साथ रिएक्ट करके जब वो ऑक्साइड बनाएंगे, या जब आप उनके ऑक्सीडिक जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ऑक्साइड रिएक्शन वाले जो कंपाउंड को जब आप देखोगे तो उसमें 2 ही नेचर पाया जाता है। एक होता है एसिडिक, फिर एक न्यूट्रल हो जाता है और एक हो जाता है बेसिक। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जितने भी मेटल्स होते हैं, जब मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं तो वो बेसिक नेचर का बनता है हमेशा, और जब नॉन मेटल रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं तो वो एसिडिक नेचर होता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। क्लियर है? तो जब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा तो बेसिक कैरेक्टर, मेटल कैरेक्टर किसको बताता है, बेसिक ऑक्साइड्स को बताता है कि भाई जो ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब आप लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हो तो जो बेसिक नेचर होता है ऑक्साइड का वो क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाएगा। क्लियर है? और जब आप लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता है। तो जब वो बढ़ता है तो एसिडिक नेचर जो होगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक मतलब क्या, उनसे जब ऑक्साइड बनेंगे वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो एसिडिक नेचर जो होता है ऑक्साइड का वो इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज एंड द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज। क्लियर है? ठीक।
तो ये तो थी प्रॉपर्टी किनकी, जब हम ऐसे रो में मूव कर रहे थे। अब हमने बताया कि हमारे पास ग्रुप्स भी हैं। जैसे हम पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हैं, जैसे ये हो गया पीरियोडिक टेबल, तो ये जो कॉलम्स हैं, जैसे ये हो गया, ये वाला कॉलम्स हो गया, तो इन सारे कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो अब जिस तरीके से हमने क्या करा, जो रो और पीरियड का एनालिसिस करा, उस तरीके से अब हम जो ग्रुप्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं उसको। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, जैसे ये ग्रुप पहला ग्रुप था। पहले ग्रुप में मैंने बताया कि सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से चलता है। तो अब ये जो ग्रुप है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखोगे, तो जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने बताया था कि भाई एक ही होता है। इसकी देखोगे, इसमें भी एक होता है, क्यों, क्योंकि 2 और 1 हो जाएगा। इसकी देखोगे 2, 8 और क्या कहते हैं, फिर 1 हो जाएगा। इसकी देखोगे तो 2, 8, 10, 8, 18, फिर 1 हो जाएगा। और अगर आप इसकी देखोगे तो 2, 8, 18 और फिर 1 मिनट, 8, 2, 10, 10, 10, 20, 8, 28, 1 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। जितने आप मैक्सिमम बढ़ सकते हो उस हिसाब से चलता है ये। तो सब में आउटर में एक ही इलेक्ट्रॉन मिलता है, तभी इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया है। तो मैं कह सकता हूँ जो ग्रुप होता है उसमें अगर आप टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से अगर नीचे की तरफ मूव करोगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम रहते हैं, सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, ठीक है, जिसमें फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें हमेशा लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे हमेशा। ठीक है, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7 आपको मिलेंगे। तो लास्ट में 7 है, सब में 7 है, तो इसमें भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। कहने का मतलब जब आप ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ किसी ग्रुप में मूव करोगे, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम मिलेगा। फिर उसके बाद आता है वैलेंसी। अब देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको सेम मिलेंगे तो वैलेंसी भी आपको उस ग्रुप में सेम मिलेगी। जैसे इसकी वैलेंसी सबकी क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, किसी को देकर स्टेबिलिटी बनाते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 1 है। तो सबकी वैलेंसी क्या है, सेम है। सेम एज इसमें इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन सबसे लेने की कोशिश करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये लेने की कोशिश करते हैं तो इनकी भी वैलेंसी क्या है, 1 है। कहने का मतलब सेम ग्रुप में वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, जब आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हो। फिर इसके बाद आता है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, हमें बढ़ता हुआ, इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। क्यों देखने को इंक्रीज होता हुआ मिलता है, क्योंकि जब आप जैसे मान लो ये हाइड्रोजन पे गए, तो हाइड्रोजन में हमने देखा भाई इसके पास 1 है, इसको देखा इसके पास हमने 3 है, इसको देखा इसके पास 11 है। तो इस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो जब आप देखते हो तो उस केस में क्या होता है कि जो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही सेल है। लिथियम है, लिथियम के पास 2 सेल हो जाती है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 रहता है। अब सोडियम के पास 4 सेल हो गई, 3 सेल हो गई सपोज, ठीक है। और फिर उसके बाद अगले पे जाएंगे, उसके पास मान लो 4 सेल हो गई। तो जब ये सेल बढ़ रहा है तो सेल बढ़ने की वजह से इसका रेडियस भी बढ़ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई जब हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो उसका एटॉमिक साइज, मतलब एक्चुअल में रेडियस बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो उसका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें नए सेल जो होते हैं वो एडिशन उनका होता रहता है, इसलिए वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, मेटेलिक प्रॉपर्टी। देखो, मेटेलिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किसी भी ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में, चाहे वो नॉन मेटल हो चाहे वो मेटल हो, उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। देखो, मेटेलिक प्रॉपर्टी या मेटेलिक कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। ठीक है, अगर वो किसी को बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो उसकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें देखो, इसके पास जो है 1 है, इसके पास क्या है, 2 है, 1 है, फिर इसके बाद 2, 8, 1, इस तरीके से है। तो अब देखो क्या होगा
ये मान लो लिथियम है, लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इसका जो सेंटर है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन। तो जब साइज छोटा रहेगा तो ये प्रोटॉन जो है इन इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच पाएगा। क्लियर है। तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा ना किसी को, तो ये आसानी से देने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसका अट्रैक्शन पावर है, ये इसको पुल कर पा रहा है। लेकिन सेम अगर इसी की जगह पर मैं पोटेशियम को सपोज बिठा दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे, 2 8 10, ठीक है। फिर यहाँ पर भी दोबारा से 8 हो जाएंगे और फिर यहाँ पर एक और सेल आएगी जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब आप देखोगे कि ये जो सेंटर है ना, इसके आउटर सेल से काफ़ी दूर हो गया, तो इसको ना इसे खींच पाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो जब मुश्किल हो जाता है तो ये इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से किसी के पास जा सकता है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो बहुत अंदर जा चुका है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन जो है उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है जैसा ये लिथियम में कर पा रहा था। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जब एटॉमिक रेडियस जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो बढ़ेगा, मतलब उसका साइज जब बढ़ेगा, तो उसका जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को किसी को भी दे सकता है अगर हम कंपेयर करें उससे ऊपर वाले में। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन वो जल्दी से देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का तो होता है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है ज़्यादा, ठीक है। और जब नीचे हम मूव करते हैं तो वो उतने अच्छे से उसको खींच नहीं पाता है, इसलिए आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो अब एक और चीज़ इसमें आती है, अगर वो आसानी से किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है तो इसका मतलब उसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ रही है। ये ध्यान रखना है आपको, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसमें? ये जो मेटेलिक ग्रुप्स हैं, एल्कली ग्रुप्स हैं उनमें, मतलब शुरू के जो ग्रुप्स हैं उनमें। तो रिएक्टिविटी को थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ये आपने समझ लिया कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इस तरीके से जब हम नीचे जाते हैं तो बढ़ता है। अब इसकी बात हम करते हैं ग्रुप नंबर 7 की। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, इसको चाहिए होता है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए और इसको भी 1 चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सेल है ना वो छोटा है, इतना सा है। तो मान लो ये इसका छोटा सा सेल है, तो ये किसी से भी जल्दी से खींच सकता है, इसके प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो जल्दी से किसी से भी खींच सकता है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो इसका भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इसका साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब इसका साइज़ बढ़ता है तो ये किसी से भी जो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा वो ले नहीं पाता उतनी जल्दी, क्योंकि बहुत अंदर इसका न्यूक्लियस चला गया होता है, बहुत सारे सेल इसके अंदर ऐड हो गए होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाता है बहुत जल्दी। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा तो इसका नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब टॉप से बॉटम चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाता है एलिमेंट्स का, ठीक है। अब इसके बाद आता है केमिकल रिएक्टिविटी। तो पहला जो है केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है मेटल्स में, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि हमने पीछे क्या देखा कि भाई अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, दे सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से दे सकता है तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। इससे भी हाईली रिएक्टिव ये मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ, और ये मेटल्स हैं, तो जब हम मेटल्स में या एल्कली ग्रुप में या मेटेलिक ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी नीचे जाने पे बढ़ती है, मतलब नीचे वाले एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी जब हम कंपेयर करेंगे ऊपर वाले एलिमेंट के साथ में। फिर इसके बाद नॉन मेटल्स में देखते हैं तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? देखो इसका साइज़ है छोटा, इसको भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसका साइज़ है उससे बड़ा, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसका साइज़ है बहुत बड़ा, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर साइज़ कम होने की वजह से इसका जो प्रोटॉन है ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो जब ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इसका मतलब ये जल्दी से किसी के साथ भी रिएक्ट कर पाएगा, तो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा है।
लेकिन जब हम इसमें देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसको चाहिए बस, लेकिन इसका प्रोटॉन बहुत अंदर है, तो ये जल्दी से बहुत आसानी से किसी इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच नहीं पाएगा। तो जब ये किसी इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच नहीं पाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी या रिएक्शन करने की पावर जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो जब वो अपने आप कम हो जाएगी तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये नॉन मेटेलिक ग्रुप होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, उसमें जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? ठीक। अब आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड, जैसे ये क्या है, मेटेलिक ग्रुप है, तो भाई इसमें हर एक जो है एलिमेंट, हाइड्रोजन को हटाओ, हर एक एलिमेंट मेटेलिक नेचर का ऑक्साइड देगा, क्योंकि भाई वो हर एक एलिमेंट मेटल है। तो जब वो ऑक्साइड बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है, तो वो ऐसे मतलब मेटल वाले क्या होंगे, बेसिक नेचर का ऑक्साइड देंगे। नॉन मेटल वाले सारे उसी ग्रुप में जो हैं उनकी कन्फिग्रेशन सेम है, सेम नॉन मेटल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, एसिडिक नेचर सेम टाइप का देंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है नेचर ऑफ ऑक्साइड में, या कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है अगर वो बेसिक है मेटल्स में तो वो बेसिक ही रहता है पूरे ऊपर से नीचे तक, और अगर वो एसिडिक है तो वो एसिडिक ही रहता है पूरे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो आई होप मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझा पाया हूँगा। तो भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो। ठीक है, और वीडियो मेरे को लगता है कि बेस्ट वीडियो होगी अभी तक की यूट्यूब पे, तो जाओ भाई पढ़ो, और जो पीपीटी है मैं उसको ढलवा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए ये भी आप मुझे बता देना, तो नेक्स्ट टॉपिक फिर प्रिपेयर करेंगे इसी हिसाब से। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।